हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। ये डीसीटी से संबंधित पहली वीडियो है। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली गई थी हमारे द्वारा, जिसमें आपने सिलेबस के बारे में समझा होगा। तो हम पेपर 1 के पहले पार्ट यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पब्लिक सेक्टर में के बारे में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर जो सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, ना उससे अधिक ना उससे कम। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस में पहला चैप्टर अकाउंटिंग एंटिटी एंड रूल ऑफ सीएजी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 के पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी दिया हुआ है, सीएजी के बारे में। तो आर्टिकल 148 जो है सीएजी के अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और जो भी उसके सिस्टम बनाए गए हैं कि जिससे वो इंडिपेंडेंस रह सकता है, इसके बारे में भी जानकारी उसमें दी हुई है। आर्टिकल 150 में यह दिया गया है कि प्रेसिडेंट जिस फॉर्म में अकाउंट्स बनते हैं वो प्रेसिडेंट तय करते हैं, एडवाइस लेते हैं सीएजी से। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, जिसे हम गार बोलते हैं, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा फ्रेम किया गया था इसी आर्टिकल को एक्सरसाइज करके। ठीक है। रूल 28, अच्छा, जो फॉर्म ऑफ अकाउंट है उसको वो क्या है। रूल 28 गार 1990 में कहा गया है कि फॉर्म, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग उसका होता है कि अकाउंट जो रखे गए हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एक्यूरल होंगे या कैश बेसिस होंगे, इसके बारे में अभी अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट अकाउंट्स जो भी हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाएंगे अलग अलग अकाउंट्स में, ट्रांजेक्शन्स को, और बेसिस क्या होगा अकाउंटिंग का, फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्टिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा, प्रिंसिपल क्या होंगे जो भी रिकॉग्निशन होगा उसका, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर जो होगा वो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन का कैसे दिया जाएगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सब फॉर्म में ही आते हैं। फॉर्म्स में जो बड़े बदलाव करने होते हैं उसके जो प्रपोजल्स होते हैं वो भी सीएजी से समय समय पर आते रहते हैं। इसके बाद है कि सीएजी रिकमेंड करता है कि अगर कोई अदर सर्विसेज ओपन करनी है तो उसे अदर सर्विसेज के अंदर में अगर कोई न्यू सर्विस ओपन करनी है तो अदर सर्विसेज के अंदर में उसे ओपन किया जाता है। आर्टिकल 151 में ये कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, ऑडिट रिपोर्ट, वो यूनियन या स्टेट की, यूनियन वाली प्रेसिडेंट के पास सबमिट की जाती है, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाती है, ये लोकसभा में, और जो रिपोर्ट स्टेट के लिए होती है वो गवर्नर के पास सबमिट की जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है, यानी विधानसभा में। फिर आर्टिकल 149 जो है ड्यूटी और पावर है सीएजी का, इसी के अंतर्गत डीपीसी एक्ट 1971 इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। 1971 में इनैक्ट किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। 148, 49, 50 और 51 4 आर्टिकल्स देखे थे, और चैप्टर 5 और एक और आर्टिकल देखा था 279। तो 279 के बारे में अभी हम जानकारी देते हैं कि चैप्टर 5 का जो पार्ट 5 है उसमें कुछ और प्रोविजंस के साथ साथ चैप्टर सीएजी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई हैं आर्टिकल 279 में, जिसमें नेट प्रोसेस्ड ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। नेट प्रोसेस का मतलब यही होता है कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसको कलेक्ट करने में खर्च आपका कितना आया है, उसको हटाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो कितना आया है। उसका असर्टन और सर्टिफाई करना कि ये सही है, ये सीएजी ही करता है। ठीक है। लेकिन नेट प्रोसेस जो टैक्स या ड्यूटीज़ होती हैं उनका एलोकेशन सेंटर और स्टेट के बीच में कौन करता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, फाइनेंस कमीशन नहीं, वित्त आयोग। उसके बाद है कि अच्छा, जो सर्टिफिकेशन है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये जिम्मेदारी सीएजी को दी गई है, सीएजी चूँकि इंडिपेंडेंट माना जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि शेड्यूल 6 में जो 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में,
उसमें भी जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसकी भी जिम्मेदारी सीएजी के ही हाथ में है कि कैसे बनेगा, किस तरीके का बनेगा। ये जो फॉर्म होता है वो सीएजी के ही जिम्मेदारी रहती है इस पे। और अकाउंट जो है वो ऑडिट करना है या नहीं करना है वो भी सीएजी डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि प्रोविज़न ऑफ लॉ। अब प्रोविज़न ऑफ लॉ में ये है कि आर्टिकल 149 से डीपीसी एक्ट 1971 पास हुआ था। इसमें जो सेक्शन 10 है, और यहाँ पे अभी हम अकाउंटिंग एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो अकाउंट से रिलेटेड ही जो पॉइंट है वो आएंगे। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट यहाँ पर इसमें नहीं बताया जाएगा इस जगह, मतलब इस चैप्टर में। तो सेक्शन 10 में क्या कहा गया है कि जो सीएजी है वो रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स को जो है कंपाइल करने के लिए, अकाउंट्स कंपाइल करने के लिए यूनियन और स्टेट के। इनिशियल अकाउंट के जो ट्रेजरी के बनते हैं या और कभी कोई यूनिट्स के बनते हैं उनको भी कंपाइल करने का जिम्मेदारी सीएजी के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीएजी को मुक्त कर सकता है। 1971 की लाइन है ये सेक्शन 10 वाली। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिनेरियो अलग है। इसमें क्या है कि इन एक्सरसाइज ऑफ दीज पावर्स, इस पावर के एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ने सीएजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलिंग, अकाउंट्स कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की इससे मुक्त कर दिया है। कब? अप्रैल 1976। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो भी डेट्स हैं, कितनी तारीख को ये ख़त्म की गई, फिर नया कब शुरू हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल 1976 में ये जिम्मेदारी सिर्फ सीएजी को मुक्त कर दिया गया। 1 जून 1980 को सीएजी ने सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट्स थे, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस थी, इन सब के कंपाइल करने से, अकाउंट कंपाइल करने से जो है सीएजी को मुक्त कर दिया। केवल कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी? एक तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो कि खुद सीएजी के अंडर में आता है। दूसरा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों के। और तीसरा सर्टेन पेंशन पेमेंट्स, कुछ पेंशन पेमेंट्स हैं जो जाती हैं, उनके अकाउंट्स के लिए सीएजी को जो है रिलीव नहीं किया। नेक्स्ट है कि सीएजी कंटिन्यू डिस्चार्ज, उसने सीएजी को जो है लगातार डिस्चार्ज किया गया इस कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेट्स द्वारा भी। लेकिन गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे गोवा हो गया, फिर यूनियन गवर्नमेंट कब रिलीव कर दिया कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये पॉइंट। फिर है कि प्रेसिडेंट कब जो है इनको रिलीव करते हैं अदर सिविल मिनिस्ट्रीज़ यूनियन टेरिटरी के अकाउंट बनाने से। ये सारी डेट और जगह और कौन कौन से ऐसे हैं जिनको सीएजी अभी नहीं रिलीव किया, सीएजी को रिलीव नहीं किया गया है, इन सभी पॉइंट्स में क्वेश्चन टिक होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कहा गया है कि सीएजी एनुअल अकाउंट को बनवाता है, प्रिपेयर करता है, और यूनियन, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली जिनके पास है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बहुत जगह पे आएगी। चाहे आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, चाहे सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस की तैयारी करते हैं, सब जगह ये लाइन बहुत अधिक मात्रा में कॉमन रहती है। विद कंकरेंस ऑफ गवर्नमेंट्स कंसर्न, एनुअल अकाउंट शैल देन बी सबमिटेड टू प्रिंसिपल गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर। अब एनुअल अकाउंट जो होता है वो सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को, किसका? यूनियन का। स्टेट वाला गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली को एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि वहाँ वही होते हैं। फिर है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन, जब सीएजी से कंसल्ट करके प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी इनको रिलीव कर सकते हैं। मतलब खुद से ही कंसल्ट करने के बाद इनकी जो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट है की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी रिमूव कर सकते हैं और रिलीव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट भी रिलीव किया भी है। प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन, ये कब किया? जून 1978, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट का कब था? अप्रैल 1976। और कब जो है प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट है का जो से रिलीव किया गया? यूनियन के जून 1978। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट स्टेट्स, गोवा फिर बच गया, तो स्टेट ने भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया है सीएजी को।
लेकिन इसमें स्टेट वाले में जो तरीका होता है वो ये होता है कि कोई प्रीवियस अप्रूवल वो प्रेसिडेंट से लेंगे, गवर्नर, और उसके बाद ही सीएजी को रिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो डीपीसी एक्ट है वो इन्फॉर्मेशन देता है टाइम टू टाइम यूनियन और स्टेट को कि प्रिपरेशन ऑफ जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, सीएजी जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर की फिगर जो है प्रीवियस ईयर प्रिपरेशन ऑफ बजट स्टेट गवर्नमेंट से लेकर दे। मतलब जो भी अकाउंट्स इनके पास आते हैं एक्सपेंडिचर के, उनसे ही एक अकाउंट तैयार करके वहाँ देना होता है, जिससे एक्चुअल एक्सपेंडिचर की फिगर पता चले। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग अकाउंट मंथली बेसिस बाय द सीएजी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई टाइम टू टाइम। जो भी अकाउंट मंथली बेसिस में बनते हैं वही हमने जो बताया, तो उसको सीएजी उसमें से एक्चुअल खर्चे निकाल के उनको देता है। फिर बीच के जो भी 12 के बाद से लेके 21 तक जो भी हैं वो ऑडिट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो अभी हम सीधा सेक्शन 22 पे आते हैं। सेक्शन 22 डील करता है कि रूल बनाने के लिए किसी प्रकार का कि डीपी अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, ये एम्पावर करता है कि सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रूल बना सकता है सीएजी से कंसल्ट करके कि कैसे इनिशियल अकाउंट बनाए जाएंगे, सब्सिडरी अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे ट्रेजरी ऑफिस या डिपार्टमेंट के, और उन्हें कंपाइल कैसे करना है, रखना कैसे है, कैसे स्टोर या स्टॉक के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। और उसे सेक्शन 23 डीपीसी एक्ट सीएजी को ऑथराइज करता है कि वो रेगुलेशन बना सकता है। इसी के थ्रू ऑडिट एंड अकाउंट के जो रेगुलेशन है 2007 वो बनाया गया। ऑडिट एंड अकाउंट का रेगुलेशन प्रेजेंटली जो यूज होता है 2020 वो बनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ रूल एंड मैनुअल लिखा है कि चैप्टर 2 गवर्नमेंट अकाउंट रूल जो पीछे हमने पढ़ा है 1990, इसमें लिया गया है कि जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जनरल आउटलाइन होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की वो कैसी होती है, सीएजी के एमएसओ में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा और कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। फिर है फॉर पेमेंट टू बी मेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट बजटरी प्रोविजंस। जो इनकर्ड बजटरी प्रोविजन के लिए इनकर्ड जो भी खर्चे होंगे उसके लिए डीडीओ एक बिल प्रिपेयर करेंगे। बिल में वो सभी इंफॉर्मेशंस होंगी जैसे कि सेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर्ड है, सैंक्शन जो होगा वो कंपीटेंट अथॉरिटी ने किया है उसका डिटेल रहेगा, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की किस अकाउंट से ये पैसा निकलेगा, कैसे ट्रांजैक्शन होगा। और जब बिल जब स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें वो ट्रेजरी को सबमिट किया जाता है। ट्रेजरी की अपनी एक जियोग्राफिक जुरिडिक्शंस होगी, मतलब कुछ क्षेत्र के लिए कुछ और होगी, कोई और ट्रेजरी होगी, कुछ क्षेत्र के लिए कोई और होगी। और डीडीओज होंगे, जो डीडीओज को दिया जाएगा ऑल मिनिस्ट्री जो कि लोकेटेड होंगी उस एरिया में। ठीक है, उसके बाद जब बिल चेक हो जाता है तो उसे नज़दीकी बैंक से अकाउंट पेमेंट हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उसकी जो रिसीट है वो भी इन्हीं डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच के थ्रू, चालान के थ्रू आती हैं, वो मतलब जमा की जाती हैं। और बैंक ब्रांच जो होती है वो रिसीट और पेमेंट की पूरी जानकारी ट्रेजरी के थ्रू ट्रेजरी में भेजती है रिसीट और पेमेंट स्क्रॉल के तहत। ट्रेजरी जो है वो सभी चीज़ों के अकाउंट्स मेंटेन करता है और उन अकाउंट्स को AG&E में भेजता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स को कंपाइल करने की। नेक्स्ट है कि कुछ डीडीओ जो होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं, तो वो जो है ट्रेजरी में बिल सबमिट नहीं करते हैं। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि कौन से अकाउंट्स ट्रेजरी के थ्रू आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ठीक, तो वो जो है क्या करते हैं, वो डिसाइड इन कंसिडरेशन नेचर ऑफ ऑपरेशन सच डीडीओज।
तो जो भी DDOs है पब्लिक वर्क या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उन्हें DDOs को CDDO बोला जाता है, चेक ड्राइंग DDOs। ऐसे DDOs जो कि अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उन्हें सीधे AG/AND में सबमिट करते हैं। और AG/AND ये वो भी अकाउंट से रिसीव करता है जो अदर स्टेट AG से आते हैं, ठीक है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो ऐसी जो भी स्टेट टेरिटरी से बाहर के अकाउंट्स हैं उनको भी AG रिसीव करता है। इसके बाद RBI क्या करता है कि डेजिग्नेटेड जो बैंक होती है ट्रेजरी की, उस वो ब्रांच के RBI के ब्रांच या उससे रिलेटेड जो भी बैंक है या उसके अंडर में जो आती हैं, वो उससे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो RBI एक स्टेट वाइज अकाउंट्स मेंटेन करता है CAS नागपुर, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर में। तो वहाँ सभी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, जबकि सिक्किम का अकाउंट वहाँ नहीं है RBI में। तो वो क्या करता है, वो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में अपना अकाउंट है उनका गैंगटोक में, तो वहाँ से CAS नागपुर को डिटेल्स आती हैं जो गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है वेरियस अकाउंट रेंडरिंग यूनिट्स, AG/AND जो प्रिपेयर करता है मंथली अकाउंट ऑफ स्टेट और इंड में एनुअल अकाउंट बनाता है जिसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट दोनों होते हैं। तो देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका मतलब आपको समझना है। ये स्ट्रक्चर समझने के लिए जो चीज़ ऊपर लिखी है वही यहाँ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। DDO क्या करता है, DDO बिल देता है, ठीक है। बिल ट्रेजरी अकाउंट तैयार करता है, पेमेंट भी कराता है और अकाउंट भी तैयार करता है। DDO जो यहाँ से कैश में पेमेंट करता है अपने लिए, मतलब वो रिसीट के लिए, और बैंक इनको पेमेंट करता है ट्रेजरी के थ्रू। ट्रेजरी में अकाउंट्स भेजता है, वो क्या कहते हैं पेमेंट स्क्रॉल भेजता है, फिर वहाँ से ट्रेजरी अकाउंट क्रिएट करके AG को भेजता है। एक बैंक स्टेटमेंट सीधा RBI जाती है, RBI से फिर AG को आती है। फिर एक बैंक जो है कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट है, तो वहाँ से सीधा बैंक कैश और कैश का लेन देन कॉन्ट्रैक्टर को देना या उससे कोई रिकवरी करना, तो CDDO उसका चेक देता है और इधर अकाउंट्स भी AG की तरफ पहुँचाता है CDDO, बट नॉट DDO ट्रेजरी भेजता है। फिर अगर कोई आउटसाइड स्टेट से AG के लिए आ रहा है तो अलग से वो अकाउंट्स लेता है, फिर उसको ऑडिट कराता है, ऑडिट के बाद वो लेजिस्लेचर पे रखता है। समझ में आया, यही चीज़ उसमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट है ऑन डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो गई CAG कि वो कंपाइल या प्रिपेयर नहीं करेगा सेक्शन 10 और 11 का, तो CGA क्रिएट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो CGA क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है अकाउंट और कंपाइल करता है यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये काम किया गया था, इनको जो CGA का स्थापना की गई सितंबर 1980। फिर से वही डेट इम्पॉर्टेंट है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ CGA। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है CGA की क्या है कि मंथली अकाउंट बनाना, प्रिपेयर करना एनुअल अकाउंट यूनियन गवर्नमेंट का, फिर उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का यूनियन का, उसके जनरल प्रिंसिपल को तैयार करना, और उनके अकाउंटिंग रिलेटेड यूनियन स्टेट के फॉर्म ऑफ अकाउंट, फॉर्म ऑफ रिवाइजिंग रूल्स जो मैनुअल्स हैं उनको रिवाइज करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। किसकी, CGA की। फिर है अकाउंट सिस्टम जो यूनियन गवर्नमेंट का है, वो डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंट ऑफिस के बेस्ड होता है, और इसमें सिविल अकाउंट मैनुअल जो है होता है, जो आप अभी अगर SS की प्रिपरेशन करेंगे तो एक आता है उसमें पॉइंट है, उसमें एक पार्ट है। अकाउंटिंग जो है सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का होता है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है कंसर्न मिनिस्ट्री के लिए, और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी असिस्ट किया जाता है फाइनेंशियल एडवाइज़र द्वारा उसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के। प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिसर यानी प्रिंसिपल PEO सिविल मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट के होते हैं, इस ये रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम और डिफेंस। प्रिंसिपल PAO जो है वो सिविल और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के होते हैं, एक्सक्लूडिंग रेलवे। टोटल 4 चीज़ें होती हैं, सिविल मिनिस्ट्री, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीकॉम और डिफेंस। इन चारों में केवल सिविल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल PEO होते हैं।
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपाइल करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे अकाउंट्स को सिविल मिनिस्ट्रीज़ के, और एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, डिमांड ऑफ ग्रांट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो कंट्रोल की जाती है सिविल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, और यूनियन गवर्नमेंट का सीजी के थ्रू। तो पीओ है डिफरेंट लोकेशन पे सभी सिविल मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड, वो ऑथराइज होता है पेमेंट्स करने के लिए। जो बिल्स प्रिपेयर होते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं डीडीओ के द्वारा कंसर्न सिविल मिनिस्ट्री के लिए, उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन में उसका जुरिडिक्शन है, जो उसके दायरे में आता है। पीओ ट्रेजरी की तरह ही फंक्शन करता है लगभग। वो क्या करता है कि जो उसका जुरिडिक्शन में डीडीओज हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको एक बैंक के थ्रू जो है पेमेंट के लिए ऑपरेट कराता है। ईच पीओ ऑपरेट डिजिग्नेटेड बैंक। नेक्स्ट है रिसीट, जो भी प्राप्त होती है उस सिविल डिपार्टमेंट के डिपॉजिट करता है उसी डिजिग्नेटेड बैंक में चालान की तरह। पहले हमने इस पॉइंट को पढ़ रखा है ट्रेजरी में सेम टू सेम, कि सबसे पहले वो पेमेंट करवाते हैं। पेमेंट मतलब करता है अपने नज़दीकी जो भी डिजिग्नेटेड बैंक है, और अगर कोई जो है प्राप्त होता है उसको कुछ पैसा, रिसीट प्राप्त होती है, तो उसको वो चालान के थ्रू पेमेंट करवाते हैं। सेम काम किया। रिसीट एक्सपेंडिचर के जो भी पेमेंट या स्क्रॉल्स होते हैं उनको पीओ को भेजती है। पीओ आल्सो रिसीव डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट सीडीडीओ। सीडीडीओ से संबंधित उसके जुरिडिक्शन में जो भी है सीडीडीओज हैं, उनकी भी डिटेल्स ट्रांजेक्शन की वो प्राप्त करता है। सभी को कंसोलिडेट करके सारे ट्रांजेक्शन को भेजता है पीओ के पास, प्रिंसिपल पीओ के पास, कंपाइलेशन और अकाउंटिंग के लिए। आरबीआई मेंटेन करती है मिनिस्ट्री वाइज अकाउंट सीएस नागपुर में। स्टेट गवर्नमेंट की तरह अन्य सभी मिनिस्ट्री का अपना अपना एक अकाउंट होता है। रिसीव, जो डिटेल्स रिसीव होती हैं ट्रांजैक्शन की, सभी पीओज़ को, अकाउंट ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, वो कंसोलिडेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, और मंथली अकाउंट प्रिंसिपल पीओ को भेजते हैं। आरबीआई भी एक कंसोलिडेटेड मंथली अकाउंट का जो डिटेल है वो सीएजीए को भेजता है। प्रिंसिपल पीओ जो सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के होते हैं प्रिपेयर करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, और इन्फॉर्मेशन देते हैं फाइनेंस जो फाइनेंस अकाउंट प्रिपेयर होता है सीजीए का। सीजीए भी रिसीव करता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलवे डिफेंस पोस्ट या टेली कम्युनिकेशन है वो उसको प्रिपेयर करवाता है। और जो प्रिपेयर करते हैं जो उसके हेड होते हैं, जैसे यहाँ प्रिंसिपल पीओ होता है सिविल मिनिस्ट्री में, रेलवे में क्या होता है फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे, और डिफेंस में क्या होगा सीजीडीए से कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। पोस्ट एंड टेलीकॉम में क्या होगा प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। और उसके बाद है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एजेंसीज जो गवर्न करती हैं उनके अपने अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। सीजी एनुअल अकाउंट बनाता है जिसको कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। सिविल और एक फाइनेंशियल अकाउंट यूनियन का बनता, फाइनेंस अकाउंट यूनियन का बनता है, जिसमें सभी अकाउंटिंग एंट्रीज रिसीव जो भी प्राप्त हुआ है उसको डाला जाता है। फिर अकाउंटिंग एजेंसी जो रेलवे, डिफेंस या पोस्ट एंड टेलीकॉम है वो प्रिपेयर कराता है एनुअल अकाउंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के, जिससे हम नीचे फिर वही फ्लो चार्ट बना हुआ है, वही चीज़ें लिखी हैं जो वहाँ पे बताई गई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीओ को ये बिल भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो इधर से पीओ से डीडीओ को भेजने का है कि बिल मतलब आदान प्रदान होता है, उसका मतलब ये होता है। फिर यहाँ से डीडीओ चेक भेजते हैं बैंक, सीडीडीओ जो होता है, नहीं डीडीओ भी चेक भेजते हैं बैंक, और उनको कैश पेमेंट की जाती है। सीडीडीओ इनको पीओ को अकाउंट्स भेजते हैं, और चेक भेजते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर बैंक में चेक लगाता है, बैंक इनको पीओ को स्क्रॉल भेजता है। फिर टैक्स पेयर या कोई भी रिसीट प्राप्त होती है वो बैंक में चालान के थ्रू जाती है, ये सीधे। फिर पीओ जो है प्रिंसिपल पीओ को सारे डिटेल्स का अकाउंट भेजता है। प्रिंसिपल पीओ अकाउंट सीजीए को देता है। बैंक से आरबीआई को एक स्टेटमेंट जाता है, आरबीआई एक स्टेटमेंट सीजीए को भेजता है। पोस्टल एंड टेलीकॉम, रेलवे एंड डिफेंस का अकाउंट सीजीए को आता है। ट्रांजैक्शन जो भी अदर अकाउंटिंग एंटिटी के होते हैं वो अकाउंट्स सीजीए को जाते हैं।
उनका ऑडिटिंग किया जाता है और पार्लियामेंट में रखा जाता है। चलिए, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और आप लोग को जो भी समस्याएं इसमें हों या जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। और कुछ जो भी कमियां हैं उनको आप बता सकते हैं, उनको हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।